कंपैशनेट ग्राउंड में बहुत सारी फाइलें ऐसी हैं जो आज भी अलमारियों में जिन पे धूल चढ़ी हुई है, लेकिन कर्मचारी नौकर नहीं हुआ है। लोरी है पिशोरी है तो लोरी पिशोरी नहीं है, वो अपने बच्चे पाल रहा है और प्राइवेट काम कर रहा है। आज अपनी लिखी हुई इन 2 लाइनों से शुरुआत करूंगा कि यूं मुझको कब तक मिटाओगे, यूं मुझको कब तक मिटाओगे, मैं अंकुर बनकर फिर खिलखिला उठूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। सिविक सेंटर हूँ, सिविक सेंटर इसलिए हूँ कि मैंने भी साथ में ये कोशिश और ये बीड़ा उठाया है कि कर्मचारी जो सदियों से बदुआ मजदूरी से भी परे ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके जीवन में कुछ खुशहाली आए। और इस खुशहाली लाने के लिए जो यूनियंस हैं वो समय समय पर जब अधिकारी बेलगाम हो जाए तो उनकी लगाम कसने का काम करती हैं, और यही यूनियंस का काम है बेसिकली देखा जाए तो। पर अभी दिल्ली में थोड़ा सा माहौल अलग है। इस वक्त जहाँ हूँ वहाँ दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी की तरफ से 18 मार्च यानी अब आप देख लीजिए आज क्या तारीख हो गई है, 14, यानी 18 से कंटिन्यू धरना चल रहा है। और ये जो लोग देख रहे हैं मेरे साथ, ये उसी धरने के अधीन यहाँ पर बैठे हुए हैं 18 मार्च से कंटिन्यू। राजकुमार धिगान जी हैं, कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे। मामला गंभीर है। मामला गंभीर इसलिए है कि जब जो अधिकारी हैं ना, जिनके हाथ में कलम होती है किस्मत बदलने की, और जब वो भ्रष्ट हो जाएं और वो जब तुम्हारा अनदेखा करने लगे, तुम्हें अपना ना माने, तो मामला वाकई बहुत संवेदनशील हो जाता है। धिगान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धिगान साहब, जहाँ आप बैठे हैं यहाँ पर कमिश्नर साहब बैठते हैं, जिनका बयान हमने भी सुना। आपने उन बयानों को सुन के ये कतई मुझे तो नहीं लगा कि वो कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए राजेश्वर चौहान जी, आपके चैनल का JNN न्यूज़ का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप मजलूमों की, गरीबों की और बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। लिहाजा मेरे साथ मौजूद है हमारी दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी की अध्यक्ष महिला पिंकी सुजाता मैडम, और तमाम ये कोर कमेटी के लोग, भाई रवि पियाल भाई वोरा साहब, तमाम सम्मानित परवीन धिगान जी, प्रमोद धिगान जी, प्रमोद लोहिया जी, विनोद जी, बहुत ही सम्मानित हमारे साथी। आज धरने का 26वां दिन है और इस 26वें दिन में मैं एक संदेश देना चाहता हूं। बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, और मैं कमिश्नर साहब जो कि हमारे दिल्ली के आयुक्त हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं, मैं आलोचना नहीं करना चाहता बल्कि घोर निंदा कर रहा हूं। उनका जो बयान था 8 तारीख की बैठक में, मैं उसको काउंटर कर रहा हूं, और यदि मुझे डिबेट का मौका भी मिलेगा तो उनके सामने भी कहूंगा। मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने कहा कि 40% लोग निगम में कार्यरत हैं, यानी निगम में काम करते हैं। कमिश्नर साहब, 30 वर्ष हो गए हैं भर्ती हुए दिल्ली में। उन 30 वर्षों की भर्ती में कितना आदमी डेथ कर गया है, कितना रिटायरमेंट हो गया है। आपने 60% नौकरी नहीं दी है कॉर्पोरेशन में। कंपैशनेट ग्राउंड में बहुत सारी फाइलें ऐसी हैं जो आज भी अलमारियों में जिन पे धूल चढ़ी हुई है, लेकिन कर्मचारी नौकर नहीं हुआ है। किसी को माता की जगह, किसी को पिता की जगह, किसी को भाई की जगह, किसी को बहन की जगह, आज तक उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि अगर 100 फाइलें लगी हैं तो 60% आपने नौकरियां दे दी हैं। ऐसे भी मामले हैं कि 100 में से 30 आदमी को नौकरी मिली है और 70 फाइलें जो आज भी अलमारी में हैं। जब आप वार्ड में जाते हैं तो आप कर्मचारी की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं कि इस वार्ड में 300 कर्मचारी हैं। क्या आपने इसमें गौर किया है? उन 300 कर्मचारियों में 10 काउंसलर के पास हैं, जो काउंसलर के यहाँ जाकर उनके यहाँ साफ सफाई करते हैं। यहाँ तक कि अगर काउंसलर मकान ट्रांसफर करता तो लोडिंग का काम भी आपका यही कर्मचारी करता है। उनकी सब्जी लाने का काम भी यही सफाई कर्मचारी करता है। उनके मोबाइल के बिल, उनके लैंडलाइन बिल, उसको भी भरने का काम यही कर्मचारी करता है। तो 10 तो ये कम हो गए। एक वार्ड में से या 12 के 12 जोन की बात करें तो 25 कर्मचारी हमारे ऐसे हैं जो डाइवर्ट कैपेसिटी पे एक जोन में लगे हुए हैं, यानी 25 कर्मचारी। क्या आपने कभी बिल क्लर्क की भर्ती की है 12 के 12 जोन में?
कमिश्नर साहब, एडिशनल साहब या मेयर साहब, आप बताएं क्या बिल क्लर्क की कभी आज तक भर्ती हुई है? आपके बिल क्लर्क का काम कौन करता है? मेरा सफाई कर्मचारी करता है, मेरे परिवार का आदमी करता है। और इसमें अधिकतर वो कर्मचारी हैं जो 16,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं। आप बिल क्लर्क की भर्ती करके दिखाएं। 1 लाख तनख्वाह है आज की तारीख में बिल क्लर्क की। और मेरा कर्मचारी एक मल्टीटास्क सर्विस के तहत, एक MTS के तहत आपके बिल क्लर्क का काम भी कर रहा है, आपका राइट ऑफ इंफॉर्मेशन सेल भी देख रहा है, आपके कोर्ट केस भी देख रहा है, आपके वेतन भी बनाने का काम कर रहा है कर्मचारियों का, उनके एरियर बनाने का काम कर रहा है, डेथ एंड रिटायरमेंट भी देख रहा है। तो एक कर्मचारी साहब कितना काम लेंगे? यानी 25 कर्मचारी जो 12 के 12 जोन में लगे हुए हैं, उनका कैलकुलेशन करके देखें। और प्रत्येक वार्ड के काउंसलर के यहाँ 10-10 कर्मचारी लगा, मेरा मुंह ना खुलवाएं। आपके जितने बड़े नेता हैं दिल्ली के भाजपा के, उनके यहाँ जो खेत हैं, उनके यहाँ जो खलियान हैं, उनके यहाँ जो बाग हैं, उनके रख रखाव का काम मेरा ही कर्मचारी कर रहा है। और ये मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और इनके पास हमारे कर्मचारियों को भेजने का काम किसने किया है? मैनेजमेंट ने किया है। आप यदि स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं कर्मचारी की तो पूरी करें। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी 40% ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। एक बात और बताना चाहता हूं मैं, इसका माकूल जो जवाब है, जब आप बोर्ड में जाते हैं तो एफजीदार को भी आप काउंट करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी चेक करते हैं। यानी 300 कर्मचारी बोर्ड में हैं तो उसमें कम से कम 80 कर्मचारी एफजीदार है, जिसको महीने पर केवल 1 दिन मिलता है। किसके स्थान पे? द अगेंस्ट ऑफ द लीव। जब पक्का कर्मचारी छुट्टी पर जाता है तो उसको 1 दिन मिलता है। उस 1 दिन के लिए वो कॉर्पोरेशन की नौकरी नहीं करेगा आपकी, अपने बच्चे नहीं पालेगा क्या? 1 दिन में अपने बच्चे पाल लेगा वो? आप 1 दिन को या 2 दिन को काउंट करते हैं, जो उसको वेतन देते हैं वो अपनी प्राइवेट नौकरी करके अपने बच्चे पालेगा, और आप उसको ये कहते हो घर पे बैठा है, वो लोरी है, पिछोरी है। तो लोरी पिछोरी नहीं है, वो अपने बच्चे पाल रहा है और प्राइवेट काम कर रहा है। जगान साहब, आपने कहा 40% जो मामला उठा, अब इसमें बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये आ जाता है, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को बल मिला आपके अपने लोगों से, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से वो सब सुना। जो वहाँ पर नेता बैठे थे वो भी आप में से ही एक हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी वहाँ पर कही जो नहीं कही जाती, घर की बात घर में रही जाती है, बेसिकली मामला सबको पता है। उन्होंने उस पर भी सवालिया निशान उठा दिए, आप पर भी उठा दिए। सीधे सीधे कहूँ कि कुछ हमारे नेता, उनकी भी तहकीकात करिए आप, जो काम पर नहीं आते, सफ़ेद कपड़े पहन के नेतागिरी करते हैं। यानी कमिश्नर साहब को बल मिल रहा है। एक कहावत है कि घर का भेदी लंका डाले। मुझे ऐसा लग रहा है इससे सारी जानकारियाँ उनको मिल रही हैं जो शायद उनको नहीं पता होती। देखिए, सन 2023 का आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ। कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं अपने बयान में, और ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, इसको अभी तक किसी ने काउंटर नहीं किया। देखिए, कमिश्नर साहब ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे कर्मचारी घरों पर रहते हैं। तो कमिश्नर साहब, सन 2023 का आंकड़ा बताना चाहता हूँ आपको, आंकड़े साफ कर लें। सन 2023 में 1 लाख से ज़्यादा मैट्रिक टन कूड़ा जो तीनों लैंडफिल पर जाता था, चाहे वो ओखला लैंडफिल हो, गाजीपुर लैंडफिल हो या फिर आपका बुराड़ी लैंडफिल हो। और आज की डेट में सन 2026 में कम से कम 2 से 2.5 लाख मैट्रिक टन कूड़ा जाता है वहाँ। तो इसको कौन उठाता है? दिल्ली के वातावरण स्वच्छ है, दिल्ली को रिवार्ड मिला है, लेकिन अगर रिवार्ड नहीं मिला तो कर्मचारी को नहीं मिला है। इस जो 2.5 लाख मैट्रिक टन कूड़ा ये दिल्ली से उठ के लैंडफिल पर जाता है, इसको उठाता कौन है? हमारे लोग उठाते हैं, हमारे परिवार के लोग उठाते हैं। और यदि बात रही इस व्हाइट पोस्ट की, तो बड़ी मुश्किल से एटीट्यूड आया है संसार में। हमारे लोग फटे फुटे कपड़े पहनते थे, मजदूरी करते थे। आज हमारे परिवार के लोग यदि अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, अच्छे मकानों में रह रहे हैं, तो हमने मेहनत की है, हमने मेहनत की है, साफ सफाई की है, मलमूत्र का मंथन किया है, लेकर गली कूचों से राष्ट्रपति भवन को स्वच्छ करा है। मैं कमिश्नर साहब से बात कहना चाहता हूं कि कमिश्नर साहब, आप बार बार कहते हैं कि आपका वेतन भी बहुत ज़्यादा है। ये वेतन आपने नहीं किया। हमारा जो वेजेस चार्जेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, हमारा जो महंगाई भत्ता है, हमारे जो अन्य भत्ते हैं, उसको लगा के हमारा वेतन बनता है इतना। और हमारा जो वेतन है वो 70,000 अब भी कम है। अगर और अन्य देशों की बात करें, अगर अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो वहाँ का जो वेतन है आज के हमारे वेतन के अकॉर्डिंग उनका वेतन 2.5 लाख रुपए है। और जबकि वहाँ टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत है कि वहाँ का सफाई कर्मचारी हाथ से काम नहीं करता, सारा मशीनों से काम करता है। आज भी हम भारतवर्ष में, भारत की राजधानी दिल्ली में, हम इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास कोई, आज भी हम हाथों से ही कूड़ा उठा लेते हैं।
हाथों से ही अपने नालियों से पिन्नियाँ उठा लेते हैं। लेकिन क्या है, कहीं लोहा खोटा है, कहीं लोहा खोटा है। आज प्रशासन को ये भी चुभ रहा है कि हम 70,000 रुपये तनख्वाह क्यों लेते हैं, तो ये हमारा वेजिस चार्जेज है। श्रम कल्याण कानून में इस बात का प्रोविजन है कि हमारी तनख्वाह तो आज की तारीख में 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए। यहाँ तक कि हमारे देश के जो महामहिम है राष्ट्रपति जी, उनके वेतन के बराबर हमारा वेतन होना चाहिए, क्योंकि अन्य कंट्री में द डिग्निटी ऑफ द लेबर, वो लेबर का महत्व जानते हैं, लेकिन भारत में लेबर का महत्व नहीं है। रिहान साहब, अब थोड़ा सा सादरा साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोग मिले वहाँ पर ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। मैं बेसिकली ये चाहता हूँ, एक डीसी साहब गिरफ्तार हुए, उस पर कोई बात नहीं हुई, जबकि होनी चाहिए थी वहाँ पर बात। चलिए अभी छोड़िए। सादरा नॉर्थ में बहुत सारे लोगों को लेटर मिल गए थे, सिर्फ लेटर, और कुछ लोग अलविदा हो गए। 1-2-3 दिन की बात है। एक उन्हीं में से जिनको पोस्टिंग नहीं मिली वो चले गए, ये मुद्दा वहाँ नहीं उठा। अब जो चले गए हैं वो ना कच्चे में ना पक्के में, उनको क्या कहेंगे, कैसे देखें? ये जो जेनवन मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं साइडलाइन होते जा रहे हैं, और इस तरह के मुद्दे आपस की फूट वाले कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदा प्रशासन तो उठा ही रहा है। मैनेजमेंट को ये पता चल रहा है कि इनमें आपस में एकीकरण नहीं है, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमें मिल रहा है, और शायद इस वजह से आपको यहाँ पर 18 मार्च से 26 दिन हो गए बैठते हुए, वरना शायद इतना वक्त लगता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, प्रशासन को इस बात का फ़ायदा उठाने नहीं देंगे कि डिवाइड एंड रूल। प्रशासन तो खुद चाहता है कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। देखिए, वो तो गोरे अंग्रेज थे जो इस हिंदुस्तान को छोड़ के चले गए, ये काले अंग्रेज हैं, ये उनसे भी खतरनाक हैं, उनसे भी बदतर हैं। यदि बात करें शादरा नॉर्थ की, तो कई बार इस क्वेश्चन को पुटअप किया गया मैनेजमेंट के सामने कि भाई या तो पोस्टें दें आप, और जब तक आप पोस्ट नहीं देंगे इनको ज्वाइनिंग कैसे किया जाएगा। मुझे इस बात का दुख है कि इनके बीच में से भी कई कर्मचारी मृत्यु को काल के गाल में चला गया है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। हाँ, मुझे बेशक इसका दर्द है, और मैं इस बात की भी घोर निंदा करता हूँ कि ये जो क्या है मैनेजमेंट ने किया, किसी नेता ने नहीं किया, किसी यूनियन लीडर ने नहीं किया। यूनियन लीडर ने तो आंदोलन किए हैं, इन कर्मचारियों का पक्का कराया। जो पोस्ट देने का काम है, ज्वाइनिंग का जो कार्य है, वो प्रशासन के हाथ में है। आप देखिएगा, डेपुटेशन से आए हुए लोग हैं ये, कोई डाइवर्ट कैपेसिटी पे है, कोई डेपुटेशन पर है। इनके अंदर दर्द, करुणा, आंसू, ममता नाम की चीज नहीं है। इनको तो सिर्फ एक चीज सिखाई गई है कि गरीब को मार दो, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। हमारे देश में 2 तरह का कानून है, गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग। यदि बात होती मैनेजमेंट के किसी अधिकारी की, और यदि कोई बड़ा अधिकारी रिटायरमेंट होता है, तो उसको पहले ही दिन उसके जितने भी टर्मिनल बेनिफिट्स हैं उसका फायदा मिलता है, उसी दिन उसको पूरा चेक मिलता है। लेकिन क्या है कि हम 4th क्लास एम्प्लॉई हैं। अब वाल्मीकि समाज के नुमाइंदे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जाति की नज़र से, हमें भेदभाव की नज़र से हमें देखा जाता है। जो मनुस्मृति है, इसकी जो मानसिकता है, आप इसको देखें कि ये नहीं चाहते कि वाल्मीकि समाज तरक्की करें। इनको बहुत सारी चीज़ें चुभती हैं, और इस बात का खुलासा बहुत जल्द होगा। आने वाली 25 तारीख को ये दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा करेगी, जब देखते हैं कि वर्तमान सरकार या ये मैनेजमेंट क्या करता है। अब आपने 25 का नाम लिया तो मुझे याद आया कि 25 तारीख को एक और यूनियन है, आप जानते हैं, नाम लेने की मुझे आवश्यकता नहीं। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि मैं इसको सफल नहीं होने दूंगा। सीधा सीधा, ये आपने भी शायद आप तक पहुंच गई होगी वीडियो, कि सफल नहीं होने दूंगा। इसे कैसे देख रहे हैं? और साथ ही एक सवाल इसमें जोड़ देता हूँ, जब जिस चीज़ के लिए आंदोलन हो रहा है और उन लोगों ने भी किया, तो वो मिले कमिश्नर से। आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, वहाँ से जो ऑर्डर आ गया है कि अब हम जो ठेकेदारी है उसको हटाने के प्रति क्या लिखा है उन्होंने, वो भी आपको पता होगा। इस पर क्या है कि उन्होंने कहा हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अब मैं ये जानता हूँ कि इरादा तो कभी भी बदला जा सकता है, क्या उसकी जगह टर्मिनेट नहीं होना चाहिए था कि हम इसको तुरंत टर्मिनेट कर रहे हैं इस प्रथा को जो लागू हुई है? उसमें तो इरादा लिखा है, इरादा तो कभी भी बदला जा सकता है। देखिए, प्रशासन का काम होता है मूर्ख बनाना, और हम लोग मूर्ख बनते हैं। प्रशासन तो ये चाहता है कि ये लोग लड़ते रहें, झगड़ते रहें, जिसका फायदा प्रशासन को पहुंचे, मैनेजमेंट को पहुंचे। देखिए, जो साथी इस बात को कह रहे हैं कि हड़ताल नहीं होने देंगे, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा, नहीं आलोचना करूंगा। देखिए, ऐसा क्यों? मैंने भी कई बार आपसे बात की है, आपके लहजे में बड़ी शालीनता होती है, मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि कुछ ऐसा लड़ाई कर्मचारियों के लिए हो रही है। क्या वजह है ऐसा? कैसी ऐसी दिक्कतें आ गई हैं आपस में? ये दूरियां क्यों हैं आखिर? क्योंकि बात कर्मचारी के हित की है कहीं ना कहीं। आपने लहजे की बात की है,
तो मैं एक बात कहूँगा कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते अगर हम भी किसी के तलवे चाट लेते, और मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इससे ज़्यादा मेरा कसूर ना था। तो देखिए, नेता नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है, हड़ताल कर्मचारी करता है। और जिस दिन कर्मचारी को ये मालूमात हो गया कि हम उनके लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सफल करेगा, खुद भी सफल होगा और अपने नेताओं को भी सफल करेगा। और 25 तारीख दूर नहीं है, अगर पहले दिन हम 2 जोनों में भी काम बंद हड़ताल कराने में सक्षम रहे या कामयाब रहे, तो आने वाले 1 हफ्ते में मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा होगी, पूरी दिल्ली सीवर पानी बंद होगी, पूरी दिल्ली सीवर ओवरफ्लो होगी, नाली ओवरफ्लो होगी, और जिसका प्रमाण बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। अच्छा ध्यान साहब, ये सब ठीक है, बात कर्मचारियों की हो रही है। इस बीच कोशिश की आपने दूसरे यूनियंस उनसे कि आपस में बैठ के जो बीच में थोड़ी सी गैप आ गया उसको भरने की कोशिश आपकी तरफ से हुई? मैं ये जानना चाहता हूँ कि चलो एक साथ बैठते हैं, कर्मचारियों को के हितों को साधते हैं, इस वक्त ज़रूरत है शायद, कोशिश हुई आपकी तरफ से कुछ? देखिए, मैंने कई बार अपना स्टेटमेंट दिया है मीडिया के सामने, आपके सामने, और मैंने एक ही बात कही है, ये मंच आपका है, आओ इसको साझा करें। ये परिवार आपका है, चलो इसका लेकर चलें। ये कोर कमेटी आपकी है, चलो आगे काम करें। ये सफाई कर्मचारी आपका है, चलो इसकी मांगों को दिलाएं, मिल के लड़ें, एक साथ बैठकर लड़ें, क्योंकि इसका फायदा केवल राजकुमार दिगान को नहीं होगा, इसका फायदा केवल मैडम पिंकी सुजाता को नहीं होगा, इसका फायदा सत्यवान सारसर जी को नहीं होगा, एसके चौधरी जी को नहीं होगा, इसका फायदा तमाम कम्युनिटी को होगा। क्या जो हमारा विरोध कर रहे हैं, क्या उनके परिवार में सफाई कर्मचारी नहीं है? चाहे उनकी पत्नी हो सकती है, उनके बेटे हो सकते हैं। भाई मेरी भी माँ मैं एक सफाई कर्मचारी का बेटा हूँ, एक सफाई कर्मचारी का भाई हूँ, चाहे वो मेरी बहन है या मेरा भाई या मेरा भतीजा है, किसी का मैं चाचा हूँ, किसी का ताऊ हूँ, किसी का दादा हूँ, मैं भी एक सफाई कर्मचारी परिवार से आता हूँ। तो वो लोग जो ऐसा कह रहे हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, वो मेरे परिवार के लोग हैं और मेरे सीनियर लोग हैं, मेरे सीनियर नेता हैं। मैं तो उनसे भी कहता हूँ कि आपको इस काम बंद हड़ताल कराने में जो आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, आपको मिलना क्या है? आओ इस लड़ाई को मजबूत करें, मिल के लड़ें, करें आप नेतृत्व। तो किसने मना किया है? राजकुमार दिगान पहले भी इस बात को कहता है कि मैं पिछले वाली रो में पंक्ति में खड़ा होकर काम करूंगा, अगली पंक्ति में आप काम करें। तो हमें इस बात को मन मुटाव, मतभेद, मनभेद ये छोड़ने चाहिए जब हम कामयाब होंगे। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा उन साहब का भी इंटरव्यू करूँ, क्योंकि दिगान साहब का मैंने किया है। कोशिश ये थी कि जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो जाए। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि कुछ अफवाह या गलतफहमी फैलाए। पत्रकारिता का ईमानदारी से ये भी काम है कि अगर कुछ दरारें हैं तो उनको भरा जाए। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।